टू ऑल ऑफ यू, स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारण में। तो चलिए फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके बिहार एसएससी सीजीएल 2022 का जो एग्ज़ाम 26-27 नवंबर को होने वाला है। इसका दी प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 जीके प्लस जीएस का सेट नंबर 2 देखने वाले हैं। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। अगर आप सेट 1 नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। इसका मैं प्लेलिस्ट जो है आज बना दूंगा। बीएसएससी सीजीएल वॉल्यूम 2 के नाम से प्लेलिस्ट बना रहेगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के क्लास को शुरू करते हैं। अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने इस भाई को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के क्लास को शुरू करते हैं और सीधे हम जीके प्लस जीएस की दुनिया में चलते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए तो सीधे हम आ गए यहाँ जीके जीएस के दुनिया में। चलिए यहाँ आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि उपापचयी एंजाइम यानी कि मेटाबॉलिक एंजाइम इसमें किस में अनुपस्थित होता है। अनुपस्थित का मतलब होता है कि इसमें नहीं होता है। कौकों में नहीं होता है, जीवाणुओं में, शैवालों में या विषाणुओं में। तो विषाणुओं में उपापचय यानी कि मेटाबॉलिक एंजाइम जो होता है ये विषाणुओं में नहीं होता है, क्योंकि विषाणु क्या होते हैं, निर्जीव होता है, जिसके कारण विषाणु में उपापचयी प्रक्रिया नहीं होता है। तो ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अल्नाइट निम्न में से किसका एस्क वाला क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो अल्नाइट जो है, देखिए थोरियम जो होता है ना उसका 3 एस्क होता है, अल्नाइट, मोनोजाइट तथा एक और होता है थोरेनाइट। ये 3 होता है। तो अल्नाइट का एस्क कौन हो जाएगा, थोरियम। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अल्नाइट जो होता है ये थोरियम का एस्क होता है और भारत में सबसे अधिक उपयोगी थोरियम भारत में पाया जाता है। ठीक है, थोरियम एक्नाइट्स है, इसकी परमाणु संख्या क्या होती है, 90 होता है। अगला प्रश्न है मेढक में दांत होते हैं। मेढक में जो दांत होते हैं उसे होमोडोंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, होमोडोंट। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सांप, कछुआ, छिपकली तथा मगरमच्छ जंतुओं की किस श्रेणी में आते हैं। तो ये जो श्रेणी होता है ये क्या होता है, तो सरीसृप। सांप, कछुआ, छिपकली, मगरमच्छ ये सरीसृप श्रेणी में आते हैं। तो ऑप्शन सी जो होगा ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इनका हृदय सामान्यतः त्रिकक्षीय हृदय होता है और इस वर्ग के प्राणी सामान्यतः श्वसन किसके द्वारा लेते हैं, फेफड़ों के द्वारा लेते हैं। लेकिन मगरमच्छ जो होता है ये उभयचर होता है, जो अपवाद है, जिनका हृदय कितना होता है, 4 कक्षीय होता है। मगरमच्छ का हृदय कितना होता है, 4 कक्षीय होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात की जाए तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, एक मजबूत क्षार होता है। क्या होता है, मजबूत क्षार होता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दाब के लिए सूत्र क्या होता है, दाब यानी कि प्रेशर। प्रेशर बराबर होता है फोर्स बट्टा एरिया यानी कि बल बट्टा क्षेत्रफल। तो ऑप्शन ए जो होगा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। दाब एक जो है अदिश राशि होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि एक एकल मोटे कंबल की तुलना में 2 पतले कंबल अधिक गर्मी प्रदान करते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जब एक मोटे कंबल की तुलना में 2 पतले कंबल अधिक गर्मी प्रदान करते हैं, इसका एक ही रीज़न है कि 2 पतले कंबलों के मध्य जो फंसी हुई वायु होती है इससे होकर ऊष्मा को प्रवाहित नहीं होने देती है। ठीक है, क्योंकि वायु क्या होता है, ऊष्मा का प्रचालक होता है, जिसके साथ कारण वो ज़्यादा गर्मी देता है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। वायु न तो शरीर की गर्मी को बाहर निकलने देता है और न ही बाहरी ठंड को अंदर आने देता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एक पट्टी पर स्थित एक जल बूंद पट्टी का बारीक सिराओं का आवर्तित प्रतिबिंब बनाती है के कारण क्या होता है। तो एक पट्टी पर स्थित एक जल बूंद वही बारीक सिराओं का आवर्तित प्रतिबिंब बनाती है, इसका कारण होता है अपवर्तन।
क्या होता है, अपवर्तन होता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अपवर्तन यानी कि म्यू बराबर क्या होता है, वास्तविक गहराई बट्टा आभासी गहराई। हमारे शरीर की पीएच सीमा क्या है, अगर हमारे शरीर की पीएच सीमा की बात की जाए तो पीएच सीमा कितना से कितना रहता है, तो 7.0 से लेके 7.8 तक रहता है। तो ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। पीएच क्या होता है, पीएच वह पैमाना है जिसका उपयोग किसी पदार्थ की अम्लीयता यानी कि एसिडिटी या बेसिसिटी यानी कि क्षारीयता को उसके विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के आधार पर व्यक्त करने के लिए लिया जाता है। अगर पीएच पैमाने की सीमा 0 से 14 होती है और पीएच पैमाने की खोज सोरेनसेन ने की थी। अगर पीएच लेस देन 7 से छोटा है तो विलयन अम्लीय होता है। अगर पीएच अगर 0 है तो विलयन क्या है, उदासीन है। अब पीएच अगर ग्रेटर देन 7 हो गया तो विलयन क्या हो जाता है, क्षारीय हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इलियम है, इलियम क्या है, तो इलियम होता है छोटी आंत का अंतिम भाग जो होता है, छोटी आंत का अंतिम भाग इलियम कहलाता है। तो ऑप्शन ए जो हो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और पादप कोशिकाओं में अंतरा कोशिका संयोजन डैश कहलाते हैं। तो पादप कोशिकाओं में अंतरा कोशिका संयोजन जो होता है ये जीव द्रव तंतु कहलाता है, जीव द्रव तंतु। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उन जीवीय कारकों की पहचान करें जो खाद्य सामग्री को भंडारण के दौरान क्षति पहुंचाते हैं। तो क्या हो जाएगा, सिर्फ कृंतक पक्षी पशु, सिर्फ खाद्य सामग्री में उपस्थित एंजाइम, सिर्फ कीट कृमि जीवाणु खमीर फफूंद। तो हम कह सकते हैं ये सभी जो हैं खाद्य सामग्री के भंडारण के दौरान क्षति पहुंचाते हैं। तो ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वर्ण लेखिकी का उपयोग करते हुए निम्नलिखित मिश्रणों में से कौन अपने घटकों में पृथक किया जा सकता है। तो कौन के साथ, स्पिरिट जल, दूध, चीनी, समुद्री जल, औषधियाँ सम्मिलित रक्त नमूना। ये ऑप्शन डी ही जो है औषधियाँ सम्मिलित रक्त नमूना को वर्ण लेखनी का उपयोग करते हुए अपने घटकों में पृथक किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि जब इलेक्ट्रोड को पानी में रखा जाता है तो उसमें विद्युत धारा का प्रवाहित की जाती है। तो ऑक्सीजन के बुलबुले डैश के समीप निर्मित होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन को पानी में रखा जाता है तो क्या होता है, वो धनात्मक सिरे के समीप निर्मित, जो ऑक्सीजन के बुलबुले होते हैं ये धनात्मक सिरे के समीप निर्मित होते हैं। तो ऑप्शन बी जो होगा ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक निकाय विश्रामावस्था में कहलाएगा यदि वह, विश्रामावस्था में कब कहलाएगा, जो समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करता है, जो समय के साथ अपने स्थिति में यहाँ अगर है तो यहीं पे है तो विश्रामावस्था में है। तो ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कि जाइलम एवं फ्लोएम होते हैं, जाइलम और फ्लोएम दोनों क्या होते हैं, चालन उत्तक होते हैं। क्या होते हैं, चालन उत्तक होते हैं। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। जाइलम उत्तक पौधों के जड़, तना और पत्तियों में पाए जाते हैं और ये पौधों की जड़ से जल तथा खनिज लवण को पत्तियों तक पहुंचाते हैं। बहुमूर्ति दर्शी इस अवधारणा पर आधारित होता है। किस अवधारणा पर आधारित होता है, तो ये बहुलित परावर्तन के आधारित होता है। तो ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम वर्ष डैश में अधिनियमित किया गया था। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो था ये सन 1972 में अधिनियमित किया गया था। तो ऑप्शन बी जो होगा ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यौगिक जो रोगजनक जीवाणु के विकास को नष्ट या रुद्ध करते हैं डैश कहलाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, इसे प्रतिजैविक कहा जाता है, यानी कि एंटीबायोटिक्स कहा जाता है। तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। उस कच्चे माल का नाम बताइए जो पशुओं की कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो पशुओं की कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करने वाले को क्या कहा जाता है, भोजन जो होता है पशुओं की कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में वो कोशिका जो अमीबा के आकार की होती है, जो अमीबा के आकार की होती है उसे श्वेत रक्त कोशिका कहा जाता है। तो ऑप्शन सी जो होगा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस भारतीय शहर में नीलाचल हिल्स है, नीलाचल हिल्स की बात की जाए तो ये गुवाहाटी में नीलाचल हिल है। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। और डैश में लिंगुअल लाइपेज नामक एक एंजाइम होता है जो वसा को विघटित करता है। तो वसा को विघटित कौन करता है, लार जो होता है, लार में
लिंगुअल लाइपेज नामक एंजाइम होता है। तो ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फीफा विश्व कप कतर 2022 का आधिकारिक प्रायोजक के रूप में किस कंपनी को नामित किया गया है? तो ये बाइजोस को। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जटिल खाद्य पदार्थ डैश की सहायता से सरल खाद्य पदार्थों में विघटित हो जाते हैं। ये एंजाइम की सहायता से सरल खाद्य पदार्थ में क्या होते हैं? विघटित हो जाते हैं। एंजाइम जैव उत्प्रेरक है जिनका उपयोग जीव जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ने के लिए करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डिगामा ने वर्ष 1498 में डैश में पदार्पण किया था। तो कहाँ? ये कालीकट में पदार्पण किया था। सर्वप्रथम मई 1498 में वास्को डिगामा नामक पुर्तगाली नाविक उत्तमाशा अंतरिक्ष का चक्कर काटते हुए एक गुजराती व्यापारी अब्दुल मजीद की सहायता से भारत के कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि जनता दल यूनाइटेड जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये राजीव रंजन सिंह को किया गया है। जनता दल यूनाइटेड यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी। 17वीं लोकसभा में महिला सांसदों की कुल संख्या कितनी है? तो ये 78 के 78 है। अभी 17वीं लोकसभा जो महिला सांसदों की कुल संख्या जो है ये आपका 78 है। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा क्षमा आदि का प्रदान किए जाने और कुछ मामलों में सजा को निलंबित, माफ या कम किए जाने की शक्ति को परिभाषित करता है? तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 72 जो है, अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति द्वारा क्षमा प्रदान करने की ये है। जब क्षमादान की पूरी याचिका राष्ट्रपति ने रद्द कर दी हो तो दूसरी याचिका नहीं दायर किया जा सकता है। और राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति न्यायपालिका से क्या है? स्वतंत्र है। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के चुनाव के तरीका का भी वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 63 के तहत भारत के उपराष्ट्रपति के पद का सृजन होता है। तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका वर्णन है। अनुच्छेद 63 के तहत भारत के उपराष्ट्रपति के पद का सृजन किया जाता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम सभा की 2 बैठकों के बीच का अंतराल कितने से अधिक नहीं होना चाहिए? कितने से अधिक नहीं होना चाहिए? ये 3 महीना से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ग्राम सभा के बैठक का आयोजन का दायित्व किसके पास होता है? मुखिया के पास होता है। यदि मुखिया ग्राम सभा का बैठक का आयोजन नहीं करता है तो पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी जानकारी में इस तथ्य के लाए जाने पर वह ऐसे बैठक का आयोजन कर सकेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि टोक्यो ओलंपिक खेलों में कुल कितने खेल शामिल किए गए हैं? ये आपका 33 खेल शामिल किया गया है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब माह के 15वें दिन चंद्रमा अदृश्य होता है, इस दिन के निम्न रूप में जाना जाता है। तो इसे अमावस्या डे यानी कि न्यू मून डे यानी अमावस्या दिवस के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन बी आपका जो होगा ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैथ का है, ये मैथ का है। ये क्वेश्चन हमारा है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी अरब सागर से मिलती है? अरब सागर से तो ये तापी नदी जो है ये अरब सागर से मिलती है। और अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ जो है नर्मदा है, तापी है, माही है, साबरमती, पेरियार है, मांडवी है, जुआरी है। ये सब तापी अरब सागर में गिरती हैं। गोंड जनजाति के पुजारी किसे कहा जाता है? तो गोंड जनजाति के पुजारी देखा जाए तो इनमें से कोई नहीं है। गोंड जनजाति के पुजारी को भूमिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोंड जनजाति के पुजारी को भूमिका कहा जाता है, जो कि इसमें नहीं है। तो ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। मियाँ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो मियाँ तानसेन का मकबरा जो है ये आपका ग्वालियर में स्थित है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। संगीत सम्राट तानसेन का जन्म 1506 में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनका मूल नाम रामतनु पांडे था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को ऑपरेशन फ्लूड के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है? ये वर्गीस कुरियन जो है इन्हें ऑपरेशन फ्लड के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। श्वेत क्रांति को सार्थक करने हेतु 1970 में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा किया गया था। और भारतीय संविधान का भाग डैश भारत की नागरिकता से संबंधित है।
तो भारतीय संविधान का भाग जो है ये भारत की नागरिकता से संबंधित है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 59 निम्न में से किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 59 जो होता है ये देखिए 55 क्या है, राष्ट्रपति का से रिलेटेड है। अनुच्छेद 55 जो है राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका को वर्णन करता है। वही अनुच्छेद 59 जो है राष्ट्रपति कार्यालय की शर्त से क्या है, राष्ट्रपति कार्यालय के शर्त से है। और संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से लेकर 58 तक में संघ की कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद 72 में, अनुच्छेद 72 के तहत भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 100 में देखा था कि अनुच्छेद 72 के तहत भारत के राष्ट्रपति को क्षमा प्रदान करने की शक्ति प्रदान की गई है। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम FRBM को कौन से वर्ष में अधिनियमित किया गया था। तो उसे 2003 में अधिनियमित किया गया था। तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं भी चलिए, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा का संबंध संगरोध शासन की अवज्ञा से है। तो ये 271 जो है 271 धारा का संबंध संगरोध शासन की अवज्ञा से है। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। और मुंबई के तटीय क्षेत्र से दूर स्थित अपनी गुफाओं के लिए प्रसिद्ध एलिफेंटा द्वीप को इस नाम से भी जाना जाता है। तो इसे किस नाम से जाना है, इसे घाड़ापुरी के नाम से जाना जाता है। एलिफेंटा जो है मुंबई में है, गेटवे ऑफ इंडिया से आपको बाई शिप जो है अंदर जाना पड़ता है, ये एलिफेंटा है। ठीक है, मैं एक बार गया हूँ वहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राज्यसभा की व्यवसाय सलाहकार समिति का गठन पहली बार देश में किया गया था। तो राज्यसभा की व्यवसाय सलाहकार समिति का गठन जो है पहली बार में 1952 ईस्वी में किया गया था। यह नियम 30(1) के तहत सभापति द्वारा हर वर्ष गठित किया जाता है। बिहार में कितनी आबादी पर पंचायत समिति का एक सदस्य चुना जाता है। बिहार में 5000 की आबादी पर पंचायत समिति का एक सदस्य चुना जाता है, यानी कि 5000 आबादी पर एक पंचायत समिति चुना जाता है, जिसे BDC के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस समाज सेविका को आधुनिक नर्सिंग की आधारभूत दार्शनिक के रूप में भी जाना जाता है। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है इसे आधुनिक नर्सिंग के आधारभूत दार्शनिक के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। गैसोलीन का पर्याय क्या है। गैसोलीन का पर्याय पेट्रोल है। क्या पेट्रोल है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लार की प्रकृति कैसी होती है। तो लार जो होता है ये अम्लीय प्रकृति का होता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लार का pH जो होता है ये आपका 6.8 होता है। बाह्य कण का कठोर लचीला भाग बना होता है। तो बाह्य कण का कठोर लचीला भाग जो बना होता है ये उपास्थि से यानी कि कार्टिलेज से बना होता है। तो ऑप्शन सी जो होगा ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मेन कून, रागडोल और सोमाली किसकी नस्लें हैं। तो नस्लों की बात की जाए ये बिल्ली की नस्ल हैं। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में बिल्ली की 8 प्रजातियाँ पाई जाती है और पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो बिल्लियों की करीब 37 नस्लें पाई जाती हैं। भारत हर साल 10 फरवरी और 10 अगस्त को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है। तो 10 फरवरी और 10 को ये कृमि निवारण के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा निधि उस लेन देन की परवाह के लिए जहां सरकार केवल बैंकर के रूप में कार्य करती है। ये लोक नेता निधि, लोक लेखा निधि है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य हैं, जिसमें 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के होते हैं। खाद्य पदार्थ, वस्त्र जैसे उत्पाद एवं मनोरंजन जैसी सेवाओं को उनके अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे जाने पर डैश कहा जाता है। उसे उपभोग वस्तु में कहा जाता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बेसबॉल में डैश टाँके होते हैं। तो एक बेसबॉल जो होता है उसमें 108 टाँके होते हैं। कितने टाँके होते हैं। 108 टाँके होते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा।
और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक शास्त्रीय नृत्य शैली है। शास्त्रीय नृत्य शैली की बात की जाए तो सत्रिया जो है ये एक शास्त्रीय नृत्य है। सत्रिया असम का शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। मूल एवं पूंजी नामक पुस्तक के लेखक थे, तो मूल एवं पूंजी नामक पुस्तक के लेखक J.R. हिक्स थे। कौन थे? J.R. हिक्स। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये एक प्रसिद्ध ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे। भारत में पहली बार सोने के सिक्के डैश राजवंश द्वारा जारी किए गए थे। तो सोने के सिक्के जो थे ये आपका कौन सा, ये यवन राज्य द्वारा, किसके? यवन राजवंश द्वारा जारी किया गया था। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिहू किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है? तो बिहू जो है ये असम का महत्वपूर्ण त्यौहार है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिहू असम में फसल कटाई का प्रमुख त्यौहार होता है और बिहू फसल पकने की खुशी में मनाया जाता है। फसल पक जाता है तो इस खुशी में मनाया जाता है। और अप्रैल में बीज बोहाग बिहू जिसे रंगोली बिहू कहा जाता है। जनवरी में माघ बिहू जिसे भोगली बिहू भी कहते हैं। और अक्टूबर नवंबर में केला बिहू जिसे कोगाली बिहू भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि उस प्रसिद्ध भारतीय लेखक का नाम बताइए जिसने अनटचेबल और कुली जैसे उपन्यास लिखे हैं। तो ये मुल्क राज आनंद हैं। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और सिगरिया भित्ति चित्र और दाम्बुला गुफा चित्र कहाँ पाए जाते हैं? तो ये आपका श्रीलंका में। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और वारली लोक चित्रकारी किस राज्य की लोक कला का एक रूप है? तो ये महाराष्ट्र का। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध स्तूप की संरचना का हिस्सा नहीं है? बौद्ध स्तूप, तो गोपुरम जो है, गोपुरम बौद्ध स्तूप की संरचना का हिस्सा नहीं है। दक्षिण भारत में मंदिर के प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है, यानी कि साउथ इंडियन में है, दक्षिण भारत में मंदिर के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? गोपुरम कहा जाता है। निम्नलिखित में से म्यांमार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो ये हकाकाबुजी जो है, हकाकाबुजी राजी जो है ये म्यांमार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम है। इसकी लंबाई लगभग 5,881 मीटर की ऊंचाई है। वित्त आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद डैश के तहत किया जाता है। तो अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के नए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जन्म भारत के किस राज्य में हुआ था? ये उड़ीसा में हुआ है इनका जन्म। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और डैश ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। ये दादा भाई नेरोजी थे, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दादा भाई नेरोजी 1892 में उदारवादी दल की ओर से फिर सबरी से ब्रिटिश सांसद चुने गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी महानदी की उपनदी नहीं है? महानदी की उपनदी नहीं है तो ये बनास नदी जो है ये महानदी की उपनदी नहीं है। बनास नदी चंबल को सहायक नदी है। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुसूची में कुछ अधिनियमों और विनियमों के सत्यापन के प्रावधान हैं? कह सकते हैं ये 9वां। तो ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 9वें अनुसूची में कुछ अधिकारियों और विनियमों के सत्यापन के प्रावधान 9वें अनुसूची में है। भारतीय रिजर्व बैंक को अस्थायी रूप से डैश में मुंबई में स्थानांतरित किया गया था? 22। भारतीय रिजर्व बैंक को स्थानीय रूप से 1937 में मुंबई में स्थानांतरित किया गया था। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। रंगभूमि, गोदान, गबन और कर्मभूमि नामक उपन्यासों के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक जो हैं मुंशी प्रेमचंद है। गोदान तो काफ़ी फेमस लिखा है, तो मुंशी प्रेमचंद है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और 2021-22 के लिए केंद्रीय बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि बजट की डैश स्तंभों पर प्रस्तावित है, यानी कि 6 स्तंभों पर प्रस्तावित है। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 6 स्तंभ कौन कौन से हैं? हेल्थ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, समावेशी विकास है, मानव पूंजी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है और मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। ठीक है,
ये 6 स्तंभ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भगवान डैश की पूजा करते समय पेरिनी नृत्य रूप का प्रदर्शन किया जाता है। तो भगवान शिव की पूजा करते समय पेरिनी नृत्य का रूप का प्रदर्शन किया जाता है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। और गुप्त साम्राज्य की पहली राजधानी डैश में थी। तो गुप्त राज्य की पहली राजधानी जो थी ये आपका पाटलिपुत्रा में थी। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य से सागा दाव त्यौहार से जुड़ा हुआ है। तो सागा दाव त्यौहार जो है ये सिक्किम से जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और दक्षिण अमेरिका महादेश के एक प्रमुख देश ब्राज़ील की राजधानी कहाँ है। तो ब्राज़ील की राजधानी ब्राजीलिया में है। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि जवाहर रोजगार योजना का नाम बदलकर 1 अप्रैल 1999 को क्या कर दिया गया था। तो जवाहर रोजगार योजना का नाम बदलकर जवाहर ग्राम समृद्धि योजना कर दिया गया था। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये अंतिम क्वेश्चन है कि 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ पर शुरू हुआ था। तो मोपला विद्रोह जो था ये केरल राज्य में शुरू हुआ था। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मोपला विद्रोह केरल के मालाबार क्षेत्र में मोपलाओं द्वारा किया गया था। और मोपला विद्रोह के मुख्य नेता अली मुस्लियार थे। और मोपला विद्रोह हिंदू जमींदार के विरुद्ध मुस्लिम बांटदारों द्वारा प्रारंभ हुआ था। और इस विद्रोह में लगभग 10,000 व्यक्तियों की हत्या किया गया था। चलिए अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।